सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाइड फिजिक्स की फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर 1 के बारे में डिटेल्स के साथ जानकारी देने वाला हूं, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। और ये वीडियो केवल डेमो पर्पज के लिए है। हमारे ऐप पर भी इसकी क्लासेस चलती हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर पर भी इसकी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको सबसे पहले टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका सिलेबस। तो जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर आता है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो कि आज मैं पढ़ने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है फोर्स एंड मोशन। ठीक है, क्या होगा? फोर्स एंड मोशन के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है तीसरा चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। उसके बाद आपका आता है चौथा चैप्टर आपके मोशन के बारे में, जैसे रिलेशन मोशन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है मोशन ऑफ प्लैनेट्स, और प्लैनेट का मतलब ग्रहों के गति का या सैटेलाइट के गति का अध्ययन करेंगे 5वें चैप्टर में। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और किसके गुण? आपको पदार्थों के गुण के बारे में, या आपको कई चीज़ों के गुण के बारे में, या आपके जो ब्रह्मांड में होते हैं जो चीज़, उसके गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे 6वें चैप्टर में। उसके बाद आपका आता है 7वां चैप्टर। 7वें चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मतलब उसमें गतिकी के बारे में पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है। उसके चार नियम होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उसके नियमों को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका हो गया सुन्नक नियम हो गया, प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया, तृतीय नियम हो गया। ये आपका 4 नियम होते हैं। इस 4 नियम को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे पॉलिटेक्निक में, ठीक है, पूरे पॉलिटेक्निक में हर समय ये आपसे पूछा जाता है, और हर एक ब्रांच में। ठीक है, ऐसे सवाल। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है अब चैप्टर नंबर 1, जिसका अध्ययन आज मैं इस वीडियो में करूंगा। देखो, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि नीड ऑफ क्या कहते हैं, जो मेजरमेंट है क्यों पड़ी, मेजरमेंट का मापन क्यों किया गया, या मापन क्यों किया गया, या नीड आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से नॉलेज लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग साइंस में, ठीक है, इंजीनियरिंग साइंस में मापन की सहायता क्यों पड़ी या आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, उसके क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी मूल राशियां हो गई, व्युत्पन्न राशियां हो गई, इसके बारे में डिटेल्स के साथ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको पद्धतियाँ के बारे में, जैसे CGS पद्धति, MKS पद्धति, उसके बाद आपका आ गया FPS पद्धति, ये सारी पद्धतियों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका प्रिंसिपल आ जाता है। ये तो आपको डायमेंशन और इसका फार्मूला निकालने के लिए आप लोग जानते ही हो। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एक एक टॉपिक, और इसमें चित्र भी बताऊँगा। उस चित्र को आपको जाकर अपने कॉपी में लिखोगे ना, तो कॉपी बहुत सुंदर लगेगा, और सुंदर लगेगा तभी आपको नंबर मिलता है BTUP में। ठीक है, उसके बाद ये तो आपकी रही प्रॉपर्टीज कि आपको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस टॉपिक्स को आप लोग PDF में देख लीजिएगा। अब ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी निकालने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी लगवाया जाएगा। आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आता है साइंस। अब देखो, आप लोग साइंस पढ़ने जाते हो, हम 0 लेवल से शुरुआत करते हैं। तो साइंस पढ़ने जाते हो, साइंस में सबसे पहले आपने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो साइंस क्या होता है उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। ठीक है, साइंस क्या होता है आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। ठीक, देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइंस। साइंस क्या होता है यहाँ पर आइए देखते हैं। देखो,
प्राकृतिक अथवा मानव रचित, ठीक है, मानव द्वारा रचित घटनाओं के तथ्यों को सुसंगठित स्पष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। उसके सुसंगठित मतलब उसे एक संगठन उसका बनाओ, एक जगह पर रखो, एक व्यवस्थित स्थान पर रखो और उसके ज्ञान को, उसके क्रमबद्ध ज्ञान को, ठीक है, एक क्रम से ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आप साइंस के बारे में आप लोग तो जान लिए। अब देखो साइंस में जो चीज फिजिक्स में, आप जैसे फिजिक्स आप लोग पढ़ते हो ना, फिजिक्स में जो चीज अप्लाई किया जाता है उसी के अध्ययन करेंगे अप्लाइड फिजिक्स में। किसमें? हम उसी का अध्ययन किसमें करेंगे? अप्लाइड फिजिक्स में अध्ययन करेंगे। आइए फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब यहां पर देखो फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसके विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक या प्रकृति की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक में जो भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में, जैसे बल को लगाना, ठीक है, बल को किसी वस्तु पर लगाते हो तो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। जैसे आप लगाते हो या उसकी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, मतलब भौतिकी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आया। और इसका उपयोग आप लोग अप्लाइड फिजिक्स में करते हो। अगर इसका उपयोग करते हो, इसका कहाँ अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करते हो तो ये केवल अप्लाइड फिजिक्स में करते हो, ठीक है। अब यहां पर तो ये चीजें समझ में आ गया। अब आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके चैप्टर में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, भौतिक राशियां क्या होती हैं इसके बारे में आपको डिटेल्स के साथ पढ़ना है। तो आइए भौतिक राशियां के बारे में जानते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। देखो जो भौतिक राशियां होती हैं वो क्या क्या चीजें होती हैं, आइए समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, कोई भी राशि जिसका माप किया जा सकता है या मापा जा सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसी राशि जिसे हम मापा जा सकता है या माप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। उन राशियों को क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। जैसे द्रव्यमान को आप केजी में मापते हो, लंबाई को मीटर में मापते हो, समय, ताप, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, कार्य शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध, धारा, और ये सारी चीजें आप लोग जो मापते हो ना, जिसे आप लोग माप सकते हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। और जिसे नहीं माप सकते उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं। ये सारी चीजें जो क्वांटिटीज हैं इसे आप लोग माप सकते हो, ठीक है। चलो और कुछ आपको इंपॉर्टेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भौतिक राशियां के प्रकार, पहला नंबर आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां आपके 7 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। आपकी मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ऐसी राशियां, मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो अपने स्वयं, सिर्फ स्वयं, वो स्वयं ही होते हैं, अकेले होते हैं, ठीक है। मूल राशियां ना किसी राशियों से, ये किसी राशियां से बनती नहीं। जैसे लंबाई हो गया, ये किसी राशियों से बनता नहीं, ठीक है। द्रव्यमान हो गया, ये भी किसी राशियों से बनता नहीं। समय हो गया, ये भी किसी राशियों से बनता नहीं, मतलब ये अकेला रहता है, ठीक है। ये दूसरे को व्युत्पन्न कर देगा। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियां से मिलकर बन सकती हैं, लेकिन मूल राशियां किसी और राशियों से मिलकर नहीं बना होता, वो स्वयं होता है, वो स्वच्छ होता है, ठीक है। क्या होता है? वो स्वच्छ रूप में होता है, वो अकेला होता है, ठीक है। ताकत होती है उसमें, अकेले में ताकत होती है, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो ना तो मेहनत से पढ़ो, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये आपकी 7 राशियां हो गई। कौन कौन सी राशियां? आइए समझते हैं। देखो पहला होता है आपका लंबाई, ठीक है, जिसका यूनिट्स क्या होता है? मीटर। उसके बाद मास, जिसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। फिर समय, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। फिर इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। क्या होता है? एम्पियर। फिर उसके बाद आपका आता है पांचवा नंबर आता है तापमान मतलब टेम्परेचर, इसका केल्विन होता है। फिर आपको ये क्या? पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसे हम मोल के रूप में जानते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका यूनिट्स हो गई, ठीक है। ये आपके मूल राशि
राशियां हो गई। उसके बाद आपका है ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं आपकी 7 राशियां। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है, बेहतरीन ढंग से, क्योंकि ये आपके आगे बहुत आने वाला है और इसका प्रयोग इस लेसन में बहुत होने वाला है और अप्लाइड फिजिक्स में बहुत होने वाला है, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आता है आपके सामने, यहां पर व्युत्पन्न राशियां। अब देखो व्युत्पन्न राशियां को कैसे व्यक्त करेंगे उसके बारे में भी बता दूं बहुत ही बढ़िया से। आइए समझते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। मूल राशियां से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं ये? मूल राशियों के सहायता से मिलकर बनी होती हैं। जैसे जो राशियां फंडामेंटल राशियां से, ठीक है, की सहायता से बनी होती हैं। जैसे एरिया, एरिया क्या हो गया, आइए समझते हैं। एरिया का क्या होता है? यल इंटू बी, ठीक है। एरिया का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यल इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या हो गया आपका? एक लंबाई हो गया आपका मीटर, ये भी आपका क्या हो गया? मूल राशि होगी। अकेला चौड़ाई क्या हो गई? ये भी आपका मूल राशि। लेकिन अब देखो यहाँ पर दो राशियां हो गई, ये भी मूल राशियां, ये भी। तो दो मूल राशियों से मिलकर बना हुआ व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बना हुआ राशि व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो व्युत्पन्न राशियां का चित्र कैसे बनाएंगे अगर आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। कॉपी में लिखना है तो कुछ इस प्रकार आपको चित्र बनाना पड़ेगा बेहतरीन ढंग से, कुछ इस प्रकार, ठीक है। आपको ऐसे चित्र बनाना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको लिखना कैसे है? मूल राशि, ठीक है, आपको ऐसे मूल राशि लिख देना है। मूल राशि लिखने के बाद आपको इसमें कुछ चित्र, जब तक चित्र वहां पर नहीं बनाओगे आपको नंबर नहीं मिलने वाला। मूल राशि और तीर लगा देना कि सहायता से बनता है, ठीक है। यहां पर सहायता लिखकर सहायता से बनता है आपको इस प्रकार, जैसे चित्र में दिखाया गया ना, देखो मूल राशि यहां पर दिखा दिया गया। उसके बाद के सहायता से मिलकर क्या बनता है आपको? ड्राइव क्वांटिटीज। अब ड्राइव क्वांटिटीज क्या होता है? व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। ये व्युत्पन्न राशियां बनती हैं मूल राशियां से, ठीक है। तो इसे आपको दिखाना पड़ेगा वहां पर चित्र में, तो ताकि आपका जो थ्योरी है वो एग्जामिनर ना पढ़े, ठीक है। थ्योरी आपका एग्जामिनर ना पढ़ेगा, ये चित्र देखकर आपको नंबर दे देगा, ठीक है। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर में, मापन का सिद्धांत, ठीक है। क्या आता है? मापन का सिद्धांत। मापन का सिद्धांत क्या होता है आइए समझते हैं। देखो मापन का सिद्धांत, किसी मापी जाने वाली राशियां की उसके मात्रक से तुलना कराने को ही मापन कहते हैं, ठीक है। अगर उसके मात्रक से तुलना कराया जाएगा तभी उसे हम क्या कहेंगे? मापन कहेंगे, ठीक है। मापन का पहला सिद्धांत यही होता है, किसी मापी जाने वाली राशियां की उसके मात्रक से तुलना कराने पर ही उसको क्या कहेंगे? मापन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी देख लो, ये पॉइंट क्या कह रहा है? किसी राशि को मापने में व्यक्त किस रूप में व्यक्त किया जाता है? 2 रूप में, ठीक है। कोई भी मापन होगा उसे हम किस रूप में लिखेंगे? 2 रूपों में लिखेंगे। पहला मात्रक के रूप में और दूसरा संख्यात्मक, ठीक है। क्या होगा? संख्यात्मक मान, इसके रूप में लिखते हैं, ठीक है। 2 रूपों में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 किलो आलू, ठीक है, 2 किलो आलू ले लिए। अब 2 किलो आलू, जो ये दो है, 2 आपका क्या हो गया? 2 आपका क्या हो गया? ये संख्यात्मक मान हो गया, ठीक है। 2 आपका क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया। और जो केजी है, केजी आपका मात्रक हो गया, ठीक है। तो इसे हम 2 किलो आलू को हम क्या लिखेंगे? 2 किलो आलू को हम 2 रूपों में लिख सकते हैं, एक मात्रक मान और दूसरा संख्यात्मक मान, ठीक है। अब मात्रक मान क्या होता है? आपका मात्रक जो होता है, जैसे 2 किलोमीटर और लीटर आपका हो गया, सेकंड, ये सारी चीजें जो हो गई ये आपका मात्रक हो जाता है। और संख्यात्मक मान तो जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे संख्यात्मक मान होते हैं, तभी आपका भौतिक राशि कंप्लीट होती है, ठीक है, किसी भी चीज को अगर मापोगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें,
मापने में दो चीज़ों का प्रयोग होता है, जो कि ऐसे चित्र में आपको दिखा देना है। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, आपको यूनिट्स दिखा देना, मात्रक और संख्यात्मक मान। ठीक है, इस प्रकार अगर चित्र बना दोगे तो आपको नंबर भरपूर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद चलिए आइए कुछ समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ आते हैं सूत्र। इस सूत्र के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं। बहुत ही बढ़िया सूत्र है और इसको हर एक चैप्टर में इसका काम आने वाला है। इस सूत्र को आप लोग लिख लो। ठीक है, हर एक चैप्टर में काम आने वाला है। तो यहां पर देखो ये सूत्र कैसे बना, आइए समझते हैं बेहतरीन ढंग से। इसे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो मैंने क्या बताया, भौतिक राशि को हम कैसे लिख सकते हैं। भौतिक राशि को हम x से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम जैसे 2 kg, ठीक है, क्या हो गया 2 kg, हमने 2 kg आलू लिया। ठीक है, 2 kg आलू को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आइए यहाँ पर अच्छी तरीके से समझेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 kg आलू, ठीक, 2 kg आलू। अब देखो यहाँ पर पहला आपका न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकली आपका हो गया। ठीक, और उसके बाद यूनिट्स, तो इसी को हम इस रूप में लिख देते हैं। बस x को, भौतिक राशि को हम इस रूप में लिखते हैं, उसी को यहाँ पर सूत्र बना दिया गया है, बस और कुछ नहीं। आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या बना दिया गया है, क्या बना दिया गया है, यहाँ पर भौतिक राशि को हम x से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, जैसे 2 किलो आलू ले लिए, 2 kg आलू। आप देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 2 हो गया और यूनिट्स वैल्यू आपका क्या हो गया, kg। तो इसी प्रकार हम इस रूप में लिख देते हैं, सिंपल फार्मूले के रूप में। ठीक है, और इस फार्मूले को इसी प्रकार लिखना है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि x कोई भौतिक राशि है, ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है, जिसका संख्यात्मक मान n है और उसका संगत मात्रक क्या है, u है, तो उसे हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर आपको दे दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 2 किलो आलू लिया, तो 2 किलो आलू में जो 2 है वो न्यूमेरिकल मान है, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका kg है ना, kg क्या है, यूनिट्स मान है, तो उसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए कुछ और यहाँ पर समझते हैं, कुछ वैल्यूज़। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, ठीक है, संख्यात्मक और उसके मालक या व्युत्पन्न होती है। ठीक है, जो संख्यात्मक मान व्युत्पन्न होती है, जैसे आप लोग यहाँ पर जो संख्यात्मक मान हो गया, संख्यात्मक मान यूनिट्स मान के व्युत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर n के व्युत्पन्न क्या हो जाएगी, आपकी u हो जाएगी। ठीक है, n के व्युत्पन्न u हो जाएगी, वही चीज़ बताया गया है यहाँ पर। जैसे अगर यूनिट बढ़ेगा, ठीक है, यूनिट का मान बढ़ेगा तो n का मान घटेगा, मतलब यूनिट का मान अगर बढ़ेगा इसका मान, ठीक है, तो इसका मान घटेगा। ठीक है, और अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है, देख लो, जैसे यहाँ पर समझा दिया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। इस चित्र को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वही चीज़ है, आपको यहीं पर उल्टा कर दिया गया है, जो है यहीं पर इसको यूनिट्स मान के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लीजिए, इस पर 3 स्टार लगा लीजिए आप लोग, 3 स्टार, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 2 नंबर में आने वाला है ये एग्जाम में। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां, देखो मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां। अब मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां कितनी हो गई, 3 पद्धतियां होती हैं मात्रकों की। पहला कौन सा होगा, MKS, दूसरा क्या होगा, CGS, और तीसरा क्या होगा, FPS। अब देखो पहला MKS में लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम kg में मापते हैं, और समय को हम सेकंड में मापते हैं। सभी को समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, हमेशा समय सेकंड में मापते हैं। उसके बाद आपका CGS पद्धति, लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। FPS पद्धति, इसमें क्या होता है,
देखो एफपीएस, एफ में लंबाई को फीट में मापा जाता है और द्रव्यमान को पौंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका एफपीएस पद्धति। सबसे मेन पद्धति होती है आपकी एमकेएस और दूसरा सीजीएस। सबसे ज़्यादा यूजफुल पद्धति होती है एमकेएस। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज करोगे अपने ज़िंदगी में, हमेशा एमकेएस पद्धति सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। ठीक है, और ये पद्धतियाँ आपकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ भी कहलाती हैं। मतलब कुछ अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ भी होती हैं जिसे हम एसआई मात्रक भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहीं पर यूज कर सकते हैं। इन पद्धतियों को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे अमेरिका यूज करो, चाहे फ्रांस यूज करो, चाहे चीन में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे जहाँ। ठीक है, आप लोग कहीं पर इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ में जुड़ गई हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ और आपके मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं आइए समझते हैं। मूल राशियाँ और उनके मात्रक, मूल राशियाँ और उनके मात्रक के बारे में देखो। यहाँ पर मूल राशियाँ मैंने आपको बताया कि 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ऑलरेडी मैंने ऊपर ही बता दिया था। अब उसके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। भौतिक राशियाँ के मापन में मूल मात्रकों के आधार पर निम्नलिखित पद्धतियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सी 7 पद्धतियाँ लाई जाती हैं आइए यहाँ पर समझते हैं। मूल राशियां आओ समझते हैं। देखो 7 राशियां कौन सी हैं। पहली राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ज्योति तीव्रता। ये आपका हो गया। अब यहां पर देखो सबको एक एक बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सिंबल और उसका सारी चीज़ें देखो। लंबाई का सिंबल है मीटर, मतलब लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, और प्रतीक है यम, और बीमा है एल, वो भी बड़े ब्रैकेट में। बीमा को हमेशा किस में लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, तभी आप लोग बीमा को समझोगे। ठीक है, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, मेन है ये बीमा ना, याद कर लीजिएगा 7 बीमा। इसी 7 बीमा से आप लोग किसी भी पद्धति का, जैसे बल का बीमा निकाल सकते हो, कार्य की बीमा निकाल सकते हो, और मैं आपको निकालने को भी बताऊंगा। मैं याद करने को कोई चीज़ बताता नहीं, आपको खुद निकालने को बताऊंगा। ठीक है, आप खुद निकाल सकते हो बीमा। आइए समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम केजी में लिखते हैं, जिसको द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, जिसे हम केजी, इसका प्रतीक, और इसका क्या होता है, बीमा एम होता है, वो भी बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, समय को सेकंड। ठीक है, एस इसकी पद्धति और टी इसका बीमा। तापमान केल्विन, के इसका प्रतीक, और थीटा इसका क्या होता है, बीमा। धारा एम्पियर हो जाएगा, और इसका ए, और इसका क्या हो जाएगा, ए भी लिख सकते हो, यहाँ पर आई भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीमा में आई भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आपका आता है पदार्थ की मात्रा, मेन इंपॉर्टेंट। पदार्थ की मात्रा में आप लोग मोल, मोल को हम इसे, इसकी बीमा क्या हो लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, जिसका प्रतीक होता है सीडी, और इसको हम जे के रूप में लिख सकते हैं, बीमीय रूप में। ठीक है, बीमीय रूप में जे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा और नहीं। ठीक, अब ये 7 पद्धति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि और इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर आता है आपकी और क्या राशियाँ होती हैं। और 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं, उन राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखो पूरक, जो पूरक राशि होती है, पूरक मूल राशियाँ और उनके मात्रक। तो पूरक मूल राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर किसी भौतिक राशि के बीमा निकालना, कैसे निकालोगे किसी भौतिक राशि की बीमा, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वेग का निकालना है, किसका निकालना है बीमा, वेग का बीमा निकालना है। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन अपान समय। क्या होता है, विस्थापन अपान समय, एस अपान टी। अब देखो विस्थापन, विस्थापन एक दूरी है, और दूरी की बीमा क्या होती है, मैंने आपको ऊपर ही बताया है, एल होती है।
क्या होती है, एल होती है। तो ऊपर एल, वो भी बड़े ब्रैकेट में, बीमा लिखना है तो बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद समय, समय को अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि समय का बीमा क्या होता है, समय का बीमा होता है टी। ध्यान से उन सातों को याद कर लेना। आप देखो इसे दोनों को बड़े ब्रैकेट में, आप देखो आप लोग एक चीज़ तो मैथ में पढ़ते ही हो, कोई भी चीज़ मान लीजिए नीचे है 1/x है, ठीक है, और इसे ऊपर ले जाना है तो x की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की पावर -1। जो नीचे है उसे ऊपर ले जाने के लिए उसके पावर -1 हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करना है सिंपल भाषा में। आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, l है तो l को ऊपर ही रखने दीजिए, और t को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इसे हम बड़े ब्रैकेट में कर देंगे तो बेग की बीमा क्या हो जाएगी, बेग की बीमा हो जाएगी l t की पावर -1, ठीक है, और ये बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसकी बीमा ये हो जाएगी, ऐसे निकाल लिए। अब बेग की बीमा आप लोग निकाल लिए, ठीक है। आइए और बीमा निकालते हैं, समझते हैं ना, एक एक बीमा को समझते हैं धीरे धीरे। आओ अब देखते हैं, यहाँ पर बेग तो निकाल लिए, अब त्वरण, ठीक है, त्वरण की बीमा निकालते हैं। लो, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग अपान समय। बेग अपान समय होता है कि नहीं, बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बेग का निकाल कर दिखाया है कि नहीं, अभी मैंने बेग का निकाल कर दिखाया। तो बेग का याद हो गया हो तो लिख दीजिए, और अगर नहीं याद हुआ है तो निकाल लीजिए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अब देखो बेग का मैंने बताया है l t की पावर -1, और ये ब्रैकेट बंद। और उसके बाद समय का तो जानते हो क्या होता है, समय का जानते हो कि t होता है, ठीक है, t होता है जो कि नीचे है। और मैंने आपको अभी बताया था कोई भी चीज़ अगर नीचे है ऊपर ले जाने पर वहाँ पर -1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो l t की पावर -1 और ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1, ठीक है। अब देखो t और t का गुना होगा, ठीक है, यहाँ पर गुना होगा, और गुना में पावर क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, गुना में पावर क्या होता है, प्लस होता है। तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा l t की पावर -2। क्या हो जाएगा, l t की पावर -2। ये आपके त्वरण का बीमा हो गया, ऐसे आपको त्वरण का बीमा हो गया। अब आइए समझते हैं, त्वरण का बीमा तो हो गया, अब आइए बल की बीमा निकालते हैं। चलिए बल की बीमा निकालते हैं। बल की बीमा कैसे निकलेगी समझते हैं। त्वरण की बीमा क्या आई, l t की पावर -2, त्वरण की बीमा l t की पावर -2, और गुरुत्वीय त्वरण के बीमा जो भी त्वरण होगा त्वरण की बीमा यही आएगी, ठीक है। आइए बल का बीमा निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है m में, मतलब m द्रव्यमान हो गया और a त्वरण हो गया, ठीक है। अब देखो फार्मूला याद होना चाहिए तभी निकाल सकते हो। अब देखो m की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा होती कैपिटल M, वो भी ब्रैकेट में, तो कैपिटल M ब्रैकेट में। और त्वरण की अभी निकाले हो याद होगा, तो क्या निकाले हो, l t की पावर -2। क्या निकाले हो, l t की पावर -2। तो सिंपल यहाँ पर देख लिए बल की बीमा क्या होगी, l यहाँ पर क्या होगी, त्वरण की बीमा तो अभी निकाले हो, तो त्वरण के स्थान पर त्वरण की बीमा। अब देखो इसे एक ब्रैकेट में कर देंगे पूरे में, तो m l t की पावर -2, ये आपके बल की बीमा हो गई। आइए और निकालते हैं, जितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है फिजिक्स में, आज तो अप्लाइड फिजिक्स में मज़ा ही आने वाला है, ठीक है। आइए समझते हैं। अब देखो बल की बीमा हो गई, आइए कार्य की बीमा निकालते हैं, कार्य की, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, Fs होता है। Fs मतलब कार्य गुणे विस्थापन, मतलब क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल की बीमा तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है, अभी निकाले हो। बल की बीमा क्या निकाले हो, m l t की पावर -2, ये आपकी बल की बीमा हो गई। और उसके बाद इनटू में क्या है आपका s है, s की बीमा l हो गई, ठीक है। तो दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t की पावर -2, ये आपकी कार्य की बीमा हो गई। क्या हो गई, कार्य की बीमा हो गई। ऐसे ही आपको बीमा निकालना है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसका बीमा आपको निकालना है, ठीक है। आइए मैं गतिज ऊर्जा का भी निकाल लेते हैं ना, जैसे गतिज ऊर्जा भी एक ऊर्जा है तो उसका भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा उसका फार्मूला भी जानते हैं, उसका निकाल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि गतिज ऊर्जा का बताइए सर।
अब देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा का निकालते हैं। आइए समझते हैं गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ करना नहीं, सिंपल है बबुआ। आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो गया, एम की बीमा रखते हैं, द्रव्यमान है ना, एम की बीमा रखेंगे, एम हो गया। ठीक है, कैपिटल एम। और वी की बीमा तो जानते हो वेग का क्या होता है, एल टी की पावर -1, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बस सिंपल। और हाफ तो है ही है, तो हाफ का कोई काम नहीं, गिनती का कोई काम नहीं रहता, केवल आपके जैसे द्रव्यमान हो गया, त्वरण हो गया, इन सभी के मात्रकों का काम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एम एक ब्रैकेट में ऐसे ही रख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे स्क्वायर करेंगे, एल का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप सभी एक ब्रैकेट में कर दीजिए। एम हो गया, एल स्क्वायर हो गया, टी की पावर -2 हो गया, बस यही है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का निकल आया। अब आपको स्थैतिक एनर्जी का या स्थैतिक ऊर्जा का निकालना है, स्थितिज ऊर्जा का निकालना है, किसी भी चीज़ का निकालना है, आप लोग निकाल सकते हो। सिंपल यार, इतना आसान वे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो कैसे निकालना है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। स्थितिज एनर्जी का निकाल दूँ, जैसे क्या होता है स्थितिज एनर्जी का, क्या होता है mgh। ठीक है, क्या होगा, W बराबर mgh। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, निकालते हैं आसानी से। देखो पहले m का क्या हो जाएगा, m का हो जाएगा m, कैपिटल M। ठीक है, एक ब्रैकेट में कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान का। g क्या है, एक गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण का क्या होता है, L t की पावर -2। ठीक है, और h एक लंबाई है, लंबाई को हम किस में लिखते हैं, L में। ठीक है, बस सभी का गुना भाग कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा, एक में कर दीजिए। L कितनी बार है, 2 बार है, तो पावर 2 हो जाएगा, t की पावर -2 है तो ये हो जाएगा। देखो बस सिंपल है यार, देखो कितनी आसान वे में मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। बीमा ऐसे ही निकलता है। ठीक है, ऐसे ही बीमा निकलता है। आइए कुछ अलग मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कुछ मैं अलग दे रहा हूँ उसका निकाल कर आपको बताना है, जैसे संवेग। ठीक है, संवेग का आपको निकाल कर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, संवेग हो गया, उसके बाद आपकी मैंने क्या क्या चीज़ें निकाल दिया। पहला संवेग हो गया, दूसरा दाब का निकाल दीजिए। ठीक है, दाब का निकाल दीजिए, एरिया का। ठीक है, एरिया का निकाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आयतन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको निकाल कर मुझे बताना है। घनत्व का भी निकाल कर दिखाइए। ठीक है, सभी ये 5 चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, ये 5 चीज़ों का आपको निकाल कर दिखाना है और बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो और मैं आपको अगले टॉपिक पर लेकर चल रहा हूँ। अगला टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत। अब विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत क्या होता है, जैसे आप लोग LHS RHS देखते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखते हो ना, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर इस तरफ x है तो इस तरफ भी x होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरफ y है तो इस तरफ भी y होना चाहिए। यही होता है समांगिकता का सिद्धांत, बस यही चीज़ें आपको दिखाना है। तो आइए देखते हैं। देखो समांगिकता का सिद्धांत, आपको बाईं ओर दाईं ओर दोनों बराबर होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। देखो क्या, किसी विमीय समीकरण के विमीय संतुलन के लिए आवश्यक की गई उसकी समीकरण के बाईं ओर की राशियां पदों या उनके विमाओं, ठीक है, या घातों, या दाईं ओर के घातों या उनकी राशियां बराबर होनी चाहिए। बस यही चीज़ें हैं। ठीक है, यही चीज़ें। अब देखो यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। क्या दिया गया है, यदि किसी समीकरण के कई पद जोड़े या अथवा घटाए गए हैं तो प्रत्येक जोड़ने अथवा घटाने वाले पदों की विमा भी एक समान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए x इस तरफ प्लस की हो तो x इस तरफ, और यहाँ पर भी आपका x और x ही होना चाहिए। ठीक है,
अगर जोड़ते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x हो गया और यहाँ पर x है, तो उसकी बीमा बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लंबाई मीटर में जोड़े हो, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो कभी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर भी मीटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 मीटर है, ठीक है, बराबर 2 मीटर, तो मीटर मीटर बराबर होना चाहिए, मतलब उसकी बीमा बराबर होनी चाहिए। ये चीज़ें ये कहा है, ठीक है, नियम, समांगिकता का नियम। अब देखो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, देखो क्या कह रहा है, बीमीय विश्लेषण का उपयोग। अब बीमीय विश्लेषण का उपयोग कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोग MLT के रूप में करते हो, ठीक है। मैंने अभी बताया ना, MLT के रूप में करते हो, जो बीमीय विश्लेषण होते हैं उसका उपयोग MLT के रूप में करते हो। जैसे MLT, जैसे कोई भी राशि का पद्धति बदलना है तो पहला नंबर वो MKS पद्धति में रहेगा, उसे CGS पद्धति में बदलना है तो CGS पद्धति में आप बदल सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं, आपको नीचे दिया गया है इस प्रकार। देखो मान लीजिए यहाँ पर बल है, बल का मात्रक क्या हो गया यहाँ पर MLT⁻², जिसको हम MKS पद्धति में कन्वर्ट किए, तो MKS पद्धति में क्या हुआ, आपका किलोग्राम आया, मीटर आया और प्रति सेकंड स्क्वायर आया, ये चीज़ें आया। और इसे हमें CGS में बदलना है तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड को तो सेकंड में ही रहने देंगे। वही चीज़ क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, CGS पद्धति हो जाएगी। यही चीज़ है आपको बदलने का नियम, ठीक है। अब देखो दोनों समांगिकता का नियम कैसे हो जाएगा। आइए एक त्वरण तो एक सूत्र तो सुने ही होंगे, गत का पहला समीकरण क्या होता है, B बराबर क्या होता है, B बराबर U प्लस AT, क्या होता है, B बराबर U प्लस AT। अब यहाँ पर देखो, आइए समझते हैं, दोनों की बीमा लिखते हैं। देखो B की बीमा हो गई LT⁻⁻1, इस तरफ की B की बीमा LT⁻⁻1 और इस तरफ क्या हो गया L, ये भी एक वेग है, प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग का भी LT⁻⁻1 हो गया, ठीक है। अब A का देखते हैं, A क्या है, ठीक है, A का देख लेते हैं क्या बीमा दोनों का समान है या नहीं। देखो A का हो गया LT⁻², ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और T क्या हो गया, T का भी हो गया T, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा और जब कट जाएगा देखो यहाँ पर बचेगा क्या, एक तरफ क्या आया, एक तरफ आया LT⁻⁻1 और एक तरफ आया 2LT⁻⁻1। अब यही चीज़ आया है आपका। अब देखो दोनों की बीमाएं बराबर हैं, क्या हैं, दोनों तरफ की बीमाएं बराबर हैं, गुणा उससे गिनती से नहीं लेना देना, एक दो से गुणा भाग, उससे गिनती से नहीं लेना देना, आपकी बीमाओं से लेना देना। समांगिकता का सिद्धांत यही कहता है, ठीक है। समांगिकता का सिद्धांत क्या कहता है, बीमाओं से लेना देना है और आपको संख्यात्मक मान से लेना देना नहीं है। बीमाएं बराबर होनी चाहिए, बस सेम होनी चाहिए बस। अगर x और x को, जैसे मान लीजिए आपको 10 गाय जोड़ना है, ठीक है, आपके पवेले में क्या है, 10 गाय हैं, ठीक है, 10 काऊ हैं, ठीक है, और 5 भैंस हैं, ठीक, क्या है, 5 बफैलो। अब हम बताएं कि बताओ गायों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, गायों की संख्या मतलब काऊ की संख्या कितनी है, तो 10 बताओगे। आप कहेंगे जानवरों की संख्या कितनी है, तो जानवरों में 15 तो जानवर हैं, लेकिन हम कहेंगे भैंसों की संख्या कितनी है, तब बताओगे 5। तो वही चीज़ है, आपको समांगिकता का सिद्धांत बताना है। जैसे अगर x को x में ही जोड़ पाओगे और गाय को गाय में ही जोड़ पाओगे, भैंस में थोड़ी जोड़ पाओगे, तो वही चीज़ है समांगिकता का सिद्धांत, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आया आसानी से। अब इतना चीज़ें समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक आता है आपका, जो किसी भी भौतिक नियतांक, ठीक है, भौतिक नियतांक की बीमा कैसे निकालेंगे। जैसे आप लोग बल यहाँ पर देखो, समझ में आया। देखो ये सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा, F बराबर क्या होता है, G m1m2r², ठीक है। ये कितने r दूरी पर रहते हैं तब ये सूत्र लगता है, ये न्यूटन का नियम था, ठीक है। और इसकी बीमा निकालना था, जी की बीमा, ठीक है। तो जी की बीमा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जी का सूत्र निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर आपने जी का सूत्र ऑलरेडी निकाल लिया, ठीक है। अब जी का सूत्र निकाल लिए, इसको फिर किस में कन्वर्ट करना है, MKS पद्धति में कन्वर्ट कर दीजिए। MKS पद्धति में कन्वर्ट हो गया, जैसे देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। अब इसको हम बीमा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हूँ, देखो बल की बीमा क्या होती है, आप बताओ। बल की बीमा यहाँ पर देखो,
यहाँ पर देखो अभी कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ये चीज़ें हो गई। अब जी का सूत्र आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ें हो जाएंगी, देखिए क्या चीज़ें हो जाएंगी बताओ। फिर से हम न्यूटन को भी बदल लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूटन को बदले केजी से केजी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका m की पावर क्यूब और s और kg बचा। अब इसे हमें क्या किस में कन्वर्ट कर लेना है, इसे हमें बीमा के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। m की बीमा क्या हो जाएगी, बताइए। m मीटर है ना, तो m की बीमा क्या हो जाएगी, m क्यूब है तो l क्यूब हो जाएगा, ये l क्यूब हो गया। उसके बाद s t की स्क्वायर हो गई, ठीक है, kg m, बस यही चीज़ है आपकी बीमाएं। अब देखो यहाँ पर हो जाएगी आपकी m की पावर -1, t की पावर क्या हो गया m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। बस ये आपकी जी की बीमा हो गई। अब यही जी की बीमा आई है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ऐसे ही आपको अपने नियतांक का आपको बीमा निकालने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ऐसे ही सवाल आपके आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग इन सवालों को ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा और आसान वे में, ठीक है। तो आज का ये पहला क्लास था, लेक्चर 1 था, तो 40 मिनट लगभग हो गए हैं। और लेक्चर 1 में अगर आप लोग ने अभी इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके फ्री वाले मटेरियल में जाएंगे, वहाँ पर आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मेरा कोर्स भी लॉन्च है और यूट्यूब पर तो ये वीडियोज़ आती रहेंगी। कोर्स में आपको मात्र 199 रुपये में, ठीक है, मात्र 199 रुपये में अभी ऑफ़र चल रहा है। इतने रुपए में आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बुकें भी मिलेंगी, जितनी बुक होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा हमारे ऐप पर और PDF भी मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं, जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू आने वाली मटेरियल हैं, वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप 199 रुपये में अपना ख़रीद सकते हैं अगर ख़रीदना चाहते हैं। और सोचिए यार, 40 रुपये महीने ही पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, और बुक भी दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या चीज़ें दे रहा हूँ, बुक भी दे रहा हूँ, और 40 रुपये महीने कोई पढ़ाएगा नहीं यार। देखो अगर मान लीजिए 5 महीने के बाद आपकी सेमेस्टर का पेपर होगा, तो अगर 200 रुपये अगर आपने पे कर दिया तो 5 चौक 20 कितना हो गया, 40 रुपये। और 40 रुपये महीने क्या, 1 रुपये दिन। अब सोच लो, 1 रुपये दिन आप लोग पढ़ सकते हो, उसमें क्या है यार। जाइए 199 रुपये में पढ़ सकते हैं आसान वे में। और बुक भी मिल रहा है, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। और कंटेंट, सुपर कंटेंट भी ढूंढ कर कंटेंट लाया जा रहा है। और जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पर पेपर भी आपको एनालिसिस करने को मिल जाएगा, क्योंकि लगभग 5 साल का पेपर, मैं पिछले 5 साल का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग जाइए, पेपर को एनालिसिस कीजिए और आसानी से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।